हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस में हमने अब तक पढ़ चुके हैं कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यानी इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो वेरिएशंस है वो क्या है। उसके बाद ये आता है कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के बारे में जो सबसे ज़्यादा बताया है या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने एक अच्छे तरीके से या फिर एक जो शुरुआती दौर पर जिन्होंने ये बताया था कि जो इनहेरिटेंस है वो इनहेरिटेंस कैसे होता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसके बेसिस पर, या फिर उसके बाद है कि हम कह सकते हैं कि जिन्होंने इनिशियल लेवल पर इनहेरिटेंस के बारे में बताया था वो कौन था, मेंडल था। तो हम पढ़ते हैं मेंडल ने क्या बताया था कि जो इनहेरिटेंस के रूल हैं वो रूल किसने दिए हैं, मेंडल ने दिए हैं। तो इसमें रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो करेक्टर्स हैं वो अगर इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो किस तरीके से होंगे, उनके बारे में कौन कौन से रूल हैं, वो रूल जो फॉलो होते हैं। और ये जो रूल हैं किसने बताए हैं, मेंडल ने बताए हैं। तो फिर इसी का है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जॉन मेंडल, तो ये साइंटिस्ट है मेंडल, जिसका जो पूरा नाम है वो क्या है, ग्रिगोर जॉन मेंडल है। ये इस तरीके से भी लिखा सकता है कि G.J और फिर क्या हो जाएगा, मेंडल। तो ये नाम भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, G.J। और तो ये भी अगर एग्जाम आते हैं तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि जो मेंडल है, मेंडल का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल। उसके बाद इसका जो जन्म हुआ वो 1822 के अंदर, इनकी 1822, और इनकी जो मृत्यु है या फिर डेथ है वो कब हुई, 1884 के अंदर। इनका जो बर्थ है 1882 और डेथ है वो 1884 के अंदर। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है ही डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। इन्होंने क्या बताया है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। किसका मैकेनिज्म बताया है, कैरेक्टर का। कैरेक्टर कैसे पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर कैसे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ही डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर है, ये इस कैरेक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे हाइट का कैरेक्टर है, कलर का कैरेक्टर है, तो वो सारे, या फिर फिजियोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स हैं, तो इनमें क्या होगा कि ही डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो मेंडल है उन्होंने ये बताया कि, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने डिस्कवर किया, या फिर शुरुआती तौर पर उन्होंने ये बताया कि जो मैकेनिज्म्स हैं उस मैकेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैसे आगे फॉलो होते हैं या फिर कैसे एक्सप्रेस होते हैं पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इन्होंने 1856 के अंदर, इन 1856 के अंदर मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पी प्लांट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पी प्लांट है, तो पी प्लांट दो टाइप के प्लांट, उनकी हाइट का अगर उन्होंने कैरेक्टर देखा तो उन्होंने दो टाइप के प्लांट देखे, तो टॉल प्लांट को देखा और दूसरा ड्वार्फ प्लांट को या स्मॉल प्लांट को देखा। तो ड्वार्फ प्लांट है और टाल प्लांट है, या टाल और स्मॉल भी बोल सकते हैं इसको। तो उन्होंने ये देखा कि जो पी प्लांट है, तो पी प्लांट की जो हाइट है, हाइट का क्या है, उन्होंने वेरिएशन देखा कि एक जो प्लांट है वो बड़ा है और एक जो दूसरा जो प्लांट है वो कैसा है, छोटा प्लांट है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और उनके बाद इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, स्टडी की। तो उन्होंने ये स्टडी में पाया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रखते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट बिहेव रखते हैं। जैसे हाइट में ही एक क्या है, टॉल है, तो दूसरा कैसा है, ड्वार्फ है। फिर हम जैसे कलर की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, या फ्लोर पोजीशन की बात करते हैं, तो फ्लोर पोजीशन में एक जो फ्लोर है वो क्या होगा कि जो लेटरल साइड में जो ब्रांच है उसके ऊपर आ रहा है, और एक प्लांट के अंदर जो फ्लोर है वो कहाँ आ रहा है, टिप के ऊपर आ रहा है। तो एक्सियल और जो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर जो फ्लोर है उनके जो अपीयरेंस है या फिर कलर का है या फिर सीड शेप का है, सीड कलर का है,
तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो टोटल 14 प्लांट है, टोटल 14 प्लांट लिए, उनको ऑब्जर्व किया और 14 प्लांट की इन्होंने क्या बनाए, 7 पेयर बनाए और 7 पेयर को उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपने रोज क्या 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 इनको जगह दी और उनको बारे में बताया कि जो ये कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इनका जो काम था या फिर कहे कि इनकी जो रिसर्च थी, इनके जो रिसर्च पेपर है वो छपे, कब छपे हैं वो इन 1866 के अंदर इनके रिसर्च पेपर आए और 1866 के आने के बाद इनका जो टाइटल था रिसर्च पेपर का वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, प्लांट के ऊपर। प्लांट में भी किसके ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के, प्लांट में भी हाइब्रिडाइजेशन के। इनका ये पूछा जाता है कि मेंडल ने जो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए थे तो उनमें किस टाइटल के से पब्लिश हुए थे, तो इनका जो टाइटल है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या किया, पब्लिश करवाया था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि सुपीरियर वैरायटी, यानी कि जो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं उनसे अगर सुपीरियर कैरेक्टर बनते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर तो वही क्या होता है, हाइब्रिड और कहलाता है। हाइब्रिड का मतलब यही होगा कि जो सुपीरियर कैरेक्टर्स के हैं, सुपीरियर जो वैरायटी फॉर्म होती है तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिड बोलते हैं। ये कह रहा है कि हाइब्रिड प्लांट का मतलब मान लो किसी में एक्स टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है, और दूसरे प्लांट्स में क्या है, वाई टाइप का है, तो इस तरीके से कोई भी जेड टाइप का क्या बनेगा, अगर कोई ऑप्शन आता है और वो अपने पेरेंट्स से अच्छी क्वालिटी का है या फिर अच्छे कैरेक्टर का है तो वही क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। क्लियर। उसके बाद ये हुआ कि जो मेंडल है, मेंडल की जो डेथ है कब हो गई थी, 1884 के अंदर हो गई। और मेंडल की डेथ होने के बाद भी ये इतने पॉपुलर नहीं हुए। फिर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रीजन बिहाइंड अननोटिस मेंडल वर्क, तो क्या कारण रहा कि जो मेंडल है वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, इतना अच्छा काम करने के बाद भी, और कुछ सालों बाद जाके इनके जो वर्क है उनकी क्या होती है, रीडिस्कवरी होती है, और रीडिस्कवरी के बाद ये इनका जो वर्क है वो पॉपुलराइज होता है। तो यही बताया गया है कि जो इनका वर्क है वो वर्क क्या था, रिमेन अननोटिस। इनका वर्क है वो इतना नोटिस में नहीं आया। कब तक नहीं आया, 24 ईयर तक। क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन था, यानी कि 1866 के अंदर इनके रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद भी, ठीक है, 90s तक इनका जो रिसर्च है उसको अनरिकॉग्नाइज रखा गया, फिर या फिर कह सकते हैं कि अननोटिस, या फिर कह सकते हैं कि इनके जो वर्क है उस वर्क को किसी और साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाने का, या फिर कह सकते हैं कि इनके जो पॉपुलर होने का जो क्रेडिट है वो नहीं मिल पाया। उसके पास से बहुत सारे रीजन हैं। उन रीजन में से कुछ ये दिखा रखा है कि उस टाइम पर जो ये इनके जो वर्क है या फिर जो इनका जो रिसर्च पेपर थे उनका जो पब्लिकेशन था, उस पब्लिकेशन का जो सर्कुलेशन था वो लिमिटेड एरिया के अंदर था। एक लोकल न्यूज़पेपर में इन्होंने क्या किया था, लोकल जो पेपर है उसके अंदर क्या किया, इन्होंने अपने पब्लिश करवाए थे। एक जो वाइड लेवल पर होता है वो पब्लिकेशन नहीं था, इनकी लिमिटेड सर्कुलेशन था। दूसरा ये माना जाता है कि उस टाइम के ऊपर जो कम्युनिकेशन था वो इतना इजी नहीं था। आज के टाइम पर तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है, तो जो रिसर्च पेपर्स हैं या फिर कह सकते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है वो फास्टली स्प्रेड हो सकती है। पर उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन था वो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, ठीक है। इस वजह से भी ज़्यादातर लोगों के पास इनका जो वर्क है वो नहीं पहुंच पाया और ये रीज़न रहा कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। उसके बाद इनका एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन का मतलब ये है कि इन्होंने जो पूरा जो वर्क बताया था कि उन्होंने ये बताया कि किसी भी पेंट्स के अंदर उसके अगर कैरेक्टर है उसको जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, जीन है। आज के टाइम पर हम सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है, सेल के बारे में हम डीएनए के बारे में जानते हैं, डीएनए पोजीशनिंग भी जानते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आज के टाइम में पता है। उस टाइम पर सेल की स्टडी नहीं थी, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन बताया था, इनकी जीन का जो कॉन्सेप्ट था तो उसके बारे में ज्यादा ये नहीं बता पाए कि इनकी जो पोजीशनिंग है वो कहाँ पर है। उसके बाद जो फोर्थ आता है, तो फोर्थ में ये था कि इन्होंने ये क्या किया कि बायोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया।
तो बायोलॉजी के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था, तो ये था कि लोगों को कि बायो के अंदर जो मैथ का है वो यूज कैसे हो सकता है। तो इनों के जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट किसके ऊपर थे, मैथ में थे, यानी कि काउंटेबल थे, रेशियो में थे। तो किसके अंदर फर्स्ट टाइम ये यूज किया गया था, बायो के अंदर। तो इनमें क्या है कि यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद ये जो साइंटिस्ट है वो इतना एग्री नहीं हो पा रहे थे। अगला आता है जो डार्विन की थ्योरी है। अगला क्या है कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उस टाइम पर जो डार्विन था एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से एक बुक आई थी और वो बहुत टाइम तक वो पॉपुलर रही। उसके पीछे यही था कि किसी भी स्पीसीज है, ठीक है, उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उस टाइम पर क्या था, डार्विन बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और डार्विन पॉपुलर होने के लिए कि किसको नुकसान उठाना पड़ा, ये मेंडल को, क्योंकि मेंडल है उस टाइम पर अपने वर्क को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाया। और इसी वजह से वो अदर जो साइंटिस्ट थे उनका जो रुझान था वो किसकी तरफ था, डार्विन की तरफ था। डार्विन की कौन सी बुक थी वो, या फिर कह सकते हैं कौन सी जो थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की तरफ जो साइंटिस्ट है उनको, ज्यादातर साइंटिस्ट है वो इसके ऊपर लग रहे थे। उस टाइम का जो पॉपुलर थी तो वो कौन था, डार्विन था। इसकी वजह से जो मेंडल है वो अननोटिस रहे, अनरिकॉग्नाइज रहे कि लॉन्ग टाइम तक, यानी कि कितने ईयर तक, यानी कि 34 ईयर तक जो इनका वर्क है वो क्या रहा, हिडन रहा। उसके बाद इनके जो वर्क है, वर्क की क्या हुई, रीडिस्कवरी हुई। और इनकी वर्क की जो रीडिस्कवरी हुई वो 90s के अंदर, ठीक है, 1900 के अंदर इनके 3 साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, इनके वर्क को दोबारा से क्या किया, पब्लिश करवाया। और उसके बाद जाके मेंडल क्या हुए, पॉपुलर हुए। और पॉपुलर होने के बाद इनको, इनके सम्मान में इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे चलकर हम ये पढ़ेंगे कि जो मेंडल है, मेंडल का जो वर्क है वो वर्क क्या था, उन्होंने किस प्लांट के ऊपर है वर्क किया था, उस प्लांट को उन्होंने क्यों चूज किया। तो इस सारे जो क्वेश्चन है वो अगले कुछ टाइम में हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क में ये है कि मेंडल के जो रिसर्च पेपर थे वे 1866 के अंदर क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे। उसके बाद उनका जो वर्क है वो अननोटिस रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा। तो इतने लंबे टाइम के बाद दोबारा से साइंटिस्ट आते हैं और तीनों ही क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड में, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्लांट के ऊपर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। तो उनके वर्क के जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट किससे रिजेंबल कर रहे थे, मेंडल वर्क से। तो मेंडल का वर्क के बारे में उनको पता चला और उन्होंने क्या किया कि जो मेंडल का वर्क था उसको दोबारा से क्या किया गया, पब्लिश करवाया गया। तो तीनों साइंटिस्ट हैं, उनके नाम हैं उगो डी वेरीज, कार्ल कोरेन, वॉन टेस्मार। ये तीनों साइंटिस्ट हैं। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, जो फॉरगेटन वर्क था मेंडल का, फॉरगेटन वर्क था उसको क्या करवाया है, रीपब्लिश करवाया है 91 के अंदर। तो ये रहा कि 34 ईयर जो मेंडल का वर्क था वो क्या था, हिडन था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो मेंडल है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है वो ठीक है, या फिर उनके जो पोस्टुलेट थे मेंडल्स के उनको कंफर्म किसने किया, दोबारा से तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर कंफर्म किया। उसके बाद उनके जो रिसर्च पेपर वो दोबारा से पब्लिश हुए। जो रिसर्च पेपर के रिजल्ट्स थे, जो पोस्टुलेट थे वो क्या थे, मेंडल ने किसके ऊपर वर्क किया है और उन्होंने क्या रिजल्ट बताए हैं, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो मेंडल है, मेंडल ने किस के ऊपर वर्क किया था, तो कौन सा प्लांट था, उसी प्लांट को क्यों चूज किया गया है। तो इसका सभी रीजंस है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट का मटेरियल था वो क्या था, गार्डन पी प्लांट। क्या है भाई, गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट
इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पाइसम स्टाइवम। साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम स्टाइवम। ये यूज किया था एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट का यूज किया था, गार्डन पी प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम स्टाइवम। फिर ये बात आती है कि जो मेंडल है उन्होंने इसी गार्डन पी प्लांट को चूज क्यों किया। इसके बहुत सारे हम बात करें कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मेंडल ने क्या किया है, इस प्लांट को यूज किया है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इजी अवेलेबिलिटी, यानी कि गार्डन पी प्लांट है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इजी है। और इजी के साथ साथ क्या है, इसकी हैंडलिंग भी क्या है, इजी है। यानी कि इस प्लांट को इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसकी हैंडलिंग करना भी क्या है, आसान है। जो दूसरा कैरेक्टर आता है वो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक कोई भी दो कैरेक्टर हैं उनके अंदर जो बिग डिफरेंस देखने को मिलता है और अपोजिट डिफरेंस है, यानी कि एक की हाइट बड़ी है तो दूसरे की हाइट क्या है, छोटी है। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, वो पी प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इसमें लिखा गया है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है वो अवेलेबल होते हैं। जैसे सीड का शेप है, सीड के शेप में राउंड और रिंकल है, या सीड का कलर है, फ्लोर कलर है, फ्लोर पोजीशन है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, और एक हाइट का जो कैरेक्टर होता है वो भी। उसके बाद क्या है कि इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन। जो पी प्लांट होता है उसमें नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। पर हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग अगर किसी दो प्लांट का क्रॉस करवाते हैं तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन चाहते हैं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक्सपेरिमेंटली हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसके बाद ये है कि जो ये प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब है कि एक सीजन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है इसकी लाइफ साइकिल। इसके बाद है कि एक टाइम में, यानी कि एक टाइम में यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीड है, लार्ज नंबर ऑफ सीड है वो बनते हैं। लार्ज ऑफ नंबर ऑफ सीड में ये है कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। और इस तरीके से हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट के लिए न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड मिल जाते हैं। तो इसके पीछे यही रहा था कि जो मेंडल है, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को या पाइसम स्टाइनम को क्यों यूज किया था। फिर हम अब ये देखेंगे कि जो गार्डन पी प्लांट है उसमें कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो मेंडल ने यूज किए थे। अब हम देखेंगे कि जो मेंडल है, मेंडल ने कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो चूज किए थे। तो मेंडल ने कौन से तो मेंडल ने कौन से जो 7 कैरेक्टर हैं, 7 जो विजिबल कैरेक्टर है, 7 विजिबल कैरेक्टर को क्या किया था, उन्होंने चूज किया था। तो 7 विजिबल कैरेक्टर्स हैं वो पेयर ऑफ कैरेक्टर थे। ठीक है भाई, पेयर ऑफ कैरेक्टर में यानी कि दो कौन से थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स से। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के अंदर क्या था, एक तो कौन सा था, डोमिनेंट था, और दूसरा कौन सा था, रेसेसिव थे। यानी कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा कौन सा था, रेसेसिव कैरेक्टर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो किसका है, सीड का है। ठीक है, सीड की शेप है वो राउंड भी हो सकती है और रिंकल भी। तो राउंड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और रिंकल है वो क्या है, रेसेसिव है। सेकंड कैरेक्टर है वो भी किसका है, सीड का। यानी कि दो कैरेक्टर किसके हैं, सीड के हैं। दो कैरेक्टर किसके हैं, फ्लोर के हैं। दो कैरेक्टर किसके हैं, पॉड के हैं। और एक जो कैरेक्टर है वो किसका है, स्टेम का है। ठीक है, तो एक क्या है, सीड का शेप हो गया, और दूसरा क्या होगा, सीड का कलर हो गया। जो सीड कलर है उसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रेसेसिव है। फिर फ्लोर की कलर की बात करते हैं। तो फ्लोर का कलर है, फ्लोर का कलर कौन सा है, वॉयलेट एंड व्हाइट। तो वॉयलेट और व्हाइट में से वॉयलेट है वो डोमिनेंट है, और जो व्हाइट है वो क्या है, रेसेसिव है। जो फोर्थ कैरेक्टर आता है वो कौन सा आता है, फ्लोर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है। ठीक है, और टर्मिनल है वो कैसा है, रेसेसिव कैरेक्टर है। पॉड की शेप आती है। ठीक है भाई, फुल्ली और कॉन्स्ट्रक्टेड। ठीक है, जो फुल्ली है वो क्या है, डोमिनेंट है, और कॉन्स्ट्रक्टेड है वो कैसी है,
रेसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो पॉड का कलर आता है। पॉड का कलर कैसा है? ग्रीन कलर क्या है? डोमिनेंट है। और येलो कलर कैसा है? इसमें रेसेसिव है। और लास्ट जो कैरेक्टर आता है वो क्या आता है? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का जो कैरेक्टर है यानी कि टॉल प्लांट है वो क्या है? डोमिनेंट है। और ड्राफ्ट प्लांट है वो क्या है? रेसेसिव है। तो इनमें हमने ये देखा कि जो मेंडल है, मेंडल ने कितने कैरेक्टर को चूज किया था? मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था। पेयर ऑफ कैरेक्टर थे। टोटल प्लांट कितने थे? 14 प्लांट थे। और सभी एक दूसरे के क्या थे? विजिबल कैरेक्टर्स थे और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो ये सारे जो विजुअल्स कैरेक्टर हैं, ये सारे विजुअल कैरेक्टर इन्होंने मेंडल ने चूज किया था। उसके बाद मेंडल ने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए, कौन से लॉज दिए, ये हमने देखा कि मेंडल ने कौन सा प्लांट या रॉ मटेरियल चूज किया है। और मेंडल ने रॉ मटेरियल चूज करने के बाद कौन कौन से कैरेक्टर लिए, और वो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी कि पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इसके बारे में मेंडल ने क्या कहा, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।